उसने दाएं जानिब देखा, फिर हाथ से मुझे पीछे आने का इशारा किया। स्टीम गन अब उसने दोनों हाथों में पकड़ ली थी। पोशाली कमांडो उस कते की तरफ बढ़ी जिसके बारे में मुझे तमिल नौजवान ने बताया था कि रात को इल्लम और उसके साथी वहां सोते हैं। वहां नारियल के एक ऊंचे छप्पर के नीचे घास पर तकरीबन बाकी सारे के सारे तमिल तकरीबकार पड़े गहरी नींद सो रहे थे। बांस के साथ लटकी हुई लालटेन की बत्ती इतनी नीचे थी कि रोशनी बमुश्किल बाहर निकल रही थी। पोशाली कमांडो ने जाते ही स्टेन गन का दस्ता अपने कूल्हे की हड्डी के साथ लगाया और ट्रिगर दबा दिया। उसकी गन की नाली से शोले और शरारे निकलने लगे। फायरिंग के धमाकों से सन्नाटे की सेज पर सोया हुआ जंगल लरज उठा। मैंने भी स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी। सोए हुए तमिल तकरीबकारों में से एक दुबला पतला नाटे कद का तमिल उठकर एक तरफ को दौड़ा, लेकिन पोशाली कमांडो की एक बाड़ उसकी कमर को काटती हुई दरांती की तरह फिर गई और वो यूं गिरा जैसे किसी में खीरे को दरमियान से काट दिया। 10 सेकंड के अंदर अंदर छप्पर के नीचे घास पर तमिल तकरीबकारों की लाशें उल्टी सीधी औंधी सिमकी हुई पड़ी थीं। पोशाली ने गन कंधे से लटकाई और मुझे साथ लेकर वहां से बाहर निकली। मैंने उसे बताया कि रावणपली के मंदिर के पास मैंने एक जगह रिवॉल्वर और थैले में अपने कुछ रुपए दफन किए हुए हैं। रुपयों की हमें जरूरत थी। हम चढ़ाई चढ़कर हाथी वाले बुत के करीब से गुजरकर रावणपली वाले मंदिर की तरफ चलने लगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की को दरिंदा सिफत तमिल तकरीबकारों की कैद से निकाल कर ले आया हूँ। पोशाली वाकई एक दलेर कमांडो लड़की थी। उसके रवैये में मुझे संदिली का एक पहलू भी दिखाई दिया। शायद ये संदिली उस तशद्दुद और बर्बरियत का नतीजा थी जो कभी रूसियों ने और बाद में इन तमिल दरिंदों ने उस पर रवा रखी थी। हम दरख्तों के नीचे से होकर रात के अंधेरे में खंडर की तरफ चले जा रहे थे। पोशाली कमांडो एक मैली सी पतलून और नीम आस्तीनों की शर्ट में थी। उसके बटन उसने ऊपर तक बंद कर रखे थे। उसने मेरे सर की तरफ देख कर कहा, ये अपने सर पर तुमने जो तमिल गोरिलों वाला रुमाल बांध रखा है इसे फेंक दो, हमें ये कपड़े भी बदलने होंगे। रास्ते में मैंने उसे सारी ब्रीफिंग कर दी। बहुत कुछ उसे पहले ही मालूम था। जाने क्या प्लान के बारे में उसे हमारे एजेंट के जरिए पूरी तरह आगाह कर दिया गया था। इस एतबार से पोशाली हमारे मिशन से पूरी तरह बाखबर थी। रावणपली के मंदिर के पास पहुंचकर मैंने मिट्टी हटाकर रिवॉल्वर और रुकों वाली थैली निकाली। उसमें 500 के करीब नोट थे। अब हम वापस जाफना के मजाफात वाले जंगल की तरफ चल पड़े। रात ने ढलना शुरू कर दिया था। आसमान पर सुबह सादिक की रोशनी का गुबार सा उड़ने लगा। हम उस इलाके के आखिरी जंगल यानी बांसों के जंगल में आए तो खुदा जाने कहां से एक भूरे रंग का रीछ हमारे सामने आकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इससे पहले कि मैं कोई हरकत करता, पोशाली ने स्टेन गन सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। जंगल एक बार फिर फायरिंग के धमाकों से गूंज उठा और रीछ छलनी होकर नीचे गिर पड़ा। पोशाली कमांडो के बरवक्त फैसला करने के जज्बे ने मुझे बहुत मुतासिर किया। ये लड़की हमारे मिशन के लिए मौजू तरीन थी। जब मैंने ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली को बताया कि अब हम जंगल से निकलकर जाफना के मजाफात में दाखिल होने वाले हैं तो वो रुक गई। उसने स्टेन गन मैगजीन की पेटी उतार कर जमीन पर रख दी। बोली, तुम भी असलहा उतार दो, हमें ये सब कुछ इसी जगह फेंक देना होगा। ये असलहा इन तमिल तकरीबकारों ने श्रीलंका के फौजी गैरिजन से चुराया हुआ है। मैंने भी स्टेन गन और मैगजीन की पेटी जमीन पर रख दी। हमने सारा असलहा एक जगह गड्ढे में फेंक दिया। वो कहने लगी, हमें शहर पहुंचकर अपना लिबास भी बदलना होगा। तुम्हारी खाकी पतलून और शर्ट पर किसी को एतराज तो नहीं हो सकता, मगर शक पड़ सकता है क्योंकि तमिल तकरीबकार आमतौर पर ऐसी ही खाकी वर्दी में होते हैं। यहाँ की पुलिस को भी मालूम है। पोशाली का नुक्ता बड़ा गौर तलब था। जाफना के मजाफात में पहुंचते पहुंचते दिन निकल आया। चारों तरफ दिन की सफेद चमकीली रोशनी फैल गई। इस रोशनी में मैंने इस समरकंद की मुसलमान दलेर कमांडो लड़की पोशाली के चेहरे का जायजा लिया। उसके चेहरे पर एक बेबाकाना पुख्तगी थी और आंखों में अज़्म की चिंगारियां निकलती महसूस होती थी। उसने मुझे अपनी गर्दन और बाजुओं के जख्म दिखाए जो हिंदू तमिल तकरीबकारों ने उसे लगाए थे। वो कहने लगी, ये लोग अगरचे लंका के रहने वाले तमिल हैं, मगर उनकी हमदर्दियां भारत के तमिलों के साथ हैं और ये यहाँ के मुसलमानों के जानी दुश्मन हैं। मेरे सामने इन्होंने ट्रंकोमाली के कई तमिल मुसलमानों का खून बहाया है। जाफना शहर की सड़क पर आकर हमने एक टैक्सी पकड़ी और दरमियाने दर्जे के एक होटल में आ गए। हमने वहां अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर किया और कमरे में आकर बारी बारी गुस्ल किया, पेट भर कर नाश्ता किया। हम सारी रात के जागे हुए थे, मगर दोनों कमांडो थे और कमांडो कई रात जाग कर भी जाको चौबंद रहना जानता है। 10 बजे हमने जाफना की एक मार्केट में आकर अपने लिए एक नया जोड़ा कपड़ों का और बूट खरीदे। पोशाली ने सादी सी पतलून और शर्ट खरीदी। मैंने भी एक तमीज और पतलून ही खरीदी। होटल वापस आकर हमने नया लिबास पहन लिया और मैंने पोशाली से कहा कि वो कुछ देर आराम कर ले। मैं उसे कमरे में छोड़कर होटल की पहली मंजिल वाले कमरे में आकर चाय मंगवा कर पीने लगा। बैरे से मैंने मालूम कर लिया कि कोलंबो जाने वाली गाड़ी शाम को जाती है। घंटे 1.5 घंटे बाद मैं कमरे में गया तो पोशाली अभी तक गहरी नींद सो रही थी।
खुदा जाने बेचारी कब की जागी हुई थी। कमांडो चाकू और भरा हुआ रिवॉल्वर और फालतू गोलियां उसके सरहाने के नीचे रखी हुई थी। मैं खिड़की के पास कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। दरवाजे को मैंने बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी थी। कुर्सी पर बैठे बैठे मुझे भी नींद आ गई। मैंने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंका और आंखें बंद कर ली। मैं भी सो गया। आंख खुली तो धूप खिड़की से जा चुकी थी। मैंने घड़ी देखी, 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठ बैठा। बाहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पूछा कौन है, तो एक लड़के की आवाज आई। वो पूछ रहा था कि खाना किस वक्त लाऊं। मैंने कहा कि खाना ले आए। फिर मैंने पोशाली को जगा दिया। पोशाली आंखें खोलकर मुझे यूं देखने लगी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर मुस्कुराई और बोली, मैं कितनी देर सोई हूँ। उसने मुंह हाथ धोया। इतने में लड़का खाना ले आया। हमने मिलकर खाना खाया। मैंने पोशाली को बताया कि ट्रेन शाम के 7:15 बजे चलेगी। पोशाली के बाल सफेद थे, जिनको गर्दन के जरा नीचे तक तराशा गया था। हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। पोशाली ने मुझे हिंदू तमिल तकरीबकारों की कैद में गुजारे हुए हौलनाक दिनों के वाकयात सुनाए तो उसका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया। वो कह रही थी कि हिंदू तमिल तकरीबकार इंतहाई मुतासिब और दरिंदा सिफत लोग थे। इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी अजियतें दी कि मैं उन्हें क़यामत तक नहीं भुला सकती। मैंने उन सब को हलाक कर दिया है, लेकिन मेरे दिल में अभी तक इंतकाम की आग भड़क रही है। वो चाय की प्याली हाथ में लिए खिड़की से बाहर नारियल के दरख्तों की लहराती हुई शाखों को देख रही थी। कहने लगी, इनके लीडर ने मुझसे ट्रैंकोमाली और कोलंबो के सिन्हाली मुसलमान ताजिरों के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहा, मगर मैंने उन्हें कुछ न बताया। मैं अब नाउमीद हो गई थी और मौत का इंतजार कर रही थी कि अचानक तुम आ गए। अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। उसके बाद हमने अपने अहम तरीन मिशन चाणक्य प्लान के बारे में बातें शुरू कर दी। पोशाली ने कहा, चाणक्य प्लान का ब्लूप्रिंट जिस गैर मुल्की सिफारत खाने के तहखाने में महफूज पड़ा है, वो अपनी सरगर्मियों और सिक्योरिटी में सारी दुनिया में मशहूर है। उसकी सीक्रेट सर्विस के आदमी अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कत्ल कर देने की सलाहियत रखते हैं, और ऐसा एक मुद्दत से किया जा रहा है। मैंने कहा, इन्हीं हकायक के पेश नज़र चाणक्य प्लान के लिए तुमसे मदद और ताउन की दरखास्त की गई थी, क्योंकि एक तो तुम उन्हीं के मुल्क की रहने वाली हो, दूसरे एक ट्रेंड कमांडो भी हो। पोशाली ने मुस्कुराते हुए चाय की प्याली में इस पर रख दी और बोली, कमांडो तो तुम भी बड़े जबरदस्त हो। मुझे तुम्हारे बारे में भी ब्रीफ कर दिया गया था। मैंने फौरन कहा, अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, क्योंकि तुम वाकई एक मिसाली कमांडो लड़की हो। तुम्हारी महारत का सबूत 2 तमिल तकरीबकारों के जंगल में ही मिल गया था। बहरहाल अब हम दोनों को एक साथ चाणक्य प्लान जैसे नाजुक और बेहद जरूरी मिशन का आगाज करना है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम अपने मिशन का आगाज कहाँ से और किस अंदाज में करेंगे? पोशाली अपनी प्याली में चाय उंडेल रही थी। एक लम्हे के लिए वो कुछ न बोली, फिर बगैर चीनी के चाय का एक हल्का सा घूंट भरकर बोली, ये तफसीलात कोलंबो जाकर ही तय हो सकती है। अभी मेरे जहन में ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई स्कीम है? मैंने कांधे उचकाकर कहा, स्कीम सोची जा सकती है। पोशाली ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम रूसी जबान बोल लेते हो? मैंने आहिस्ता से नफी में सर हिला दिया। वो खामोशी से चाय पीने लगी। उसके बाद पोशाली ने इस मौजू पर कोई बात न की। मैं भी खामोश रहा। गाड़ी के टाइम से हम थोड़ी देर पहले होटल से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। मेरे पास सिर्फ एक ब्रीफकेस ही था जिसमें मेरी कुछ सफरी जरूरियात की चीजें थी। पोशाली ने मार्केट से एक थैला नुमा पर्स खरीद लिया, ये इसलिए कि वो एक नॉर्मल खातून नजर आए। रिवॉल्वर उस वक्त भी मेरी जेब में था और चाकू मैंने ब्रीफकेस में रखा हुआ था। इस इलाके में हमारी निगरानी का ज्यादा इम्कान नहीं था। शाम का अंधेरा शहर पर उतर रहा था और कई इमारतों में बत्तियां रोशन हो गई थी। मैंने कोलंबो तक 2nd क्लास के 2 टिकट खरीदे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी थी। हम 2nd क्लास के एक ऐसे कूपे में जाकर बैठ गए जिसमें कुल 4 नशिस्तें थी। बाकी दोनों नशिस्तें खाली थी। ट्रेन ठीक वक्त पर कोलंबो की तरफ रवाना हो गई। सारी रात ट्रेन जंगलों में सफर करती रही। दूसरे दिन शाम को हमें कोलंबो पहुंचना था। दोपहर के वक्त ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी हुई तो हमारे कूपे में 2nd क्लास का एक मुसाफिर सवार हो गया। यह नाटिक कद का मगर गढ़े हुए मजबूत जिस्म का आदमी था। बनियान और पतलून निबलबूस था। सिवाय चमड़े के ब्रीफकेस के उसके पास कोई सामान नहीं था। उसने हमारी तरफ मुस्कुरा कर देखा और सिन्हाली में कुछ कहा। मैंने तमिल में कहा कि मैं भारत के सूबे तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। ये मेरी बीवी रत्ना है। हम सिन्हाली नहीं जानते। उसने पोशाली को नमस्कार किया और मेरी तरफ देखकर बोला, आपकी पत्नी तमिलनाडु की नहीं लगती, इनका रंग गोरा है। मैंने उसे बताया कि रत्ना तमिलनाडु की है, मगर उसकी माँ ने शुमाली हिंद के एक एंग्लो इंडियन से ब्याह किया था। वो मुतमईन हो गया। उसने ब्रीफकेस में से सिगरेट का पैकेट निकाल कर मुझे पेश किया। मैंने माजरत चाही कि मैं सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट का पैकेट मेरी पतलून की जेब में भी था, लेकिन चूंकि किसी अजनबी से सिगरेट लेकर पीना खतरनाक हो सकता था, इसलिए अब मैं कोलंबो तक अपना सिगरेट भी नहीं पी सकता था। उस मुसाफिर को कोलंबो जाना था। वो सिन्हाली था और उसने अपने आप को कोलंबो की एक फर्म का एजेंट जाहिर किया था। पोशाली तमिल जबान जानती थी। वो मुझसे कोई बात करती तो तमिल जबान में,
उस अजनबी सिनहाली मुसाफिर के बारे में हमें इस किस्म का कोई शुबा नहीं था कि वो सीक्रेट सर्विस का आदमी है, मगर फिर भी हमें बेहद एहतियात की ज़रूरत थी। इसके लिए ज़रूरी था कि अगर कोई हमसे कुछ पूछे तो हम उसे मुकम्मल जवाब दें और उसकी तसल्ली कर दें। सफ़र में हमें ऐसा ज़रूर करना पड़ता था। शक्ल सूरत से ये अजनबी मुसाफिर बड़ा शरीफ और बड़ा लिखा मुहज़्ज़ब आदमी लगता था। ट्रेन अपने सफ़र पर रवां दवां थी। ये ट्रेन ऐसी थी कि उसमें हर कंपार्टमेंट के आगे एक लंबी राहदारी यानी कॉरिडोर था। 4 बजे से पहर उस सिनहाली ने चाय मंगवाई और हमें भी दावत दी। हम इनकार न कर सके। उसने अपना नाम पिंडारी बताया था। अपने बारे में मैंने उसे यही बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी कोलंबो में चाय की एक कंपनी में मुलाजमत करते हैं और वहीं रहते हैं। फिर शाम हो गई। कंपार्टमेंट की बत्तियां रोशन हो गईं। ट्रेन 2 घंटे बाद कोलंबो पहुंचने वाली थी। मैं और पोशाली बड़े मुतमईन थे। हमारा सफर खैरियत से कट गया था। ट्रेन एक जंगल में से गुजर रही थी। बाहर रात का अंधेरा फैल गया था। कॉरिडोर वाला दरवाजा बंद था। हमारा साथी पिंडारी अपनी सीट पर टेक लगाए अखबार पढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि वो कई बार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देख चुका था। मैंने सोचा कि ट्रेन चूंकि कोलंबो पहुंचने वाली है इसलिए वक्त देख रहा होगा। पोशाली अपनी सीट पर नीम तराज थी। मैं उसके सामने वाली सीट पर दीवार से लगकर बैठा खिड़की में से बाहर अंधेरे को देख रहा था। हमारा साथी मुसाफिर पिंडारी उठकर बाथरूम में गया। फिर बाहर निकलकर कॉरिडोर का दरवाजा खोलकर उसने राहदारी में इधर उधर देखा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मुझे उसकी हरकत कुछ मुश्तबा लगी, मगर मैंने ज्यादा अहमियत न दी। ट्रेन बड़ी तेज रफ्तारी से चली जा रही थी। पोशाली सीधी होकर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें मुझे होशियार रहने का सिग्नल दे रही थी। मैंने जमाई लेकर अपनी जेब में हाथ डाल लिया। उस जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर था। इतने में कंपार्टमेंट का कॉरिडोर वाला दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और बिजली जैसी तेजी से पिस्तौल निकालकर हमारी तरफ तान दिया और तमिल जबान में बोला, अगर जरा भी हरकत की तो गोली से उड़ा दूंगा। मैंने अपने साथी मुसाफिर की तरफ देखा तो इस दौरान में उसने भी अपने ब्रीफ केस में से पिस्तौल निकालकर हमारी तरफ तान दिया था और तमिल जबान में कहने लगा, जिस तरह हम कहें वैसे ही करना। उसने अपने ब्रीफ केस में से नायलॉन के 2 रुमाल निकालकर अपने नौवारिद साथी की तरफ उछाले। वो रुमाल लेकर हमारी तरफ बढ़ा। दोनों पिस्तौलों का रुख हमारी तरफ था। मैंने कहा कि वो हमसे क्या चाहते हैं। हम पुरअमन शहरी हैं। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो ले लें। खुदा जाने उन लोगों का मकसद हमें लूटना था या कुछ और। ये हमें मालूम नहीं हो सका क्योंकि उसके फौरन बाद वो हमारे कमांडो एक्शन की जद में थे। पोशाली पहले से होशियार हो चुकी थी। रिवॉल्वर मेरी जेब वाले हाथ में था। जो ही दूसरा आदमी रुमाल लेकर शायद हमारे मुंह में ठूसने या पोशाली के हाथ बांधने के लिए आगे बढ़ा, मैंने तेजी से जेब में से रिवॉल्वर निकालकर पहले वाले मुसाफिर पिंडारी की छाती में फायर कर दिया। रिवॉल्वर पर साइलेंसर पहले ही से लगा हुआ था। वो वहीं दोहरा हो गया। इतनी देर में पोशाली ने उछलकर एक ऐसी लात दूसरे आदमी की ठोड़ी पर मारी कि वो पीछे की तरफ गिरा। मैंने उस पर भी फायर कर दिया। गोली उसकी गर्दन में लगी और वो वहीं पड़ा रहा। पोशाली ने दूसरे मुसाफिर को खिड़की की तरफ घसीटते हुए कहा, इन्हें जिंदा न छोड़ना। मेरी पहली गोली पिंडारी के सीने में ऐन दिल के मकाम पर लगी, जिसने उसका काम तमाम कर दिया। दूसरी गोली दूसरे मुसाफिर की गर्दन पर लगी। उसमें अभी थोड़ी सांस बाकी थी। पोशाली ने रिवॉल्वर मेरे हाथ से लेकर उस दूसरे डाकू या सीक्रेट सर्विस के आदमी के दिल के ऐन ऊपर रखकर फायर कर दिया। वो भी अगली दुनिया में पहुंच गया। हमने यके बाद दीगरे दोनों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ट्रेन उस वक्त पूरी रफ्तार के साथ अंधेरे में जंगल से गुजर रही थी। फर्श पर जो थोड़ा बहुत खून गिरा था उसे हमने नायलॉन के रुमाल से साफ करके रुमाल भी खिड़की से बाहर फेंक दिए। अब हमने पहले वाले मुसाफिर पिंडारी के ब्रीफकेस की तलाशी ली। उसमें हमें सिवाय जरूरी इस्तेमाल की चीजों के और कुछ न मिला। हमने ब्रीफकेस और उन दोनों के पिस्तौल भी खिड़की से बाहर उछाल दिए। उसके बाद हम अपनी अपनी निशिस्तों पर इस तरह सुकून के साथ बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ट्रेन अब पूरी रफ्तार के साथ कोलंबो उड़ी जा रही थी। पोशाली ने कहा, तुम्हारे ख्याल में ये लोग कौन थे? मैं इन्हें सिर्फ डाकू समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा, अगर ये सीक्रेट सर्विस के आदमी थे तो इन्हें हमें बांधने की क्या जरूरत थी? पोशाली ने इस ख्याल का इजहार किया कि हो सकता है वो हमें अगवा करके ले जाना चाहते हो। ये भी मुमकिन है कि इनका तमिल तखरीबदारों के ग्रोह से कोई ताल्लुक हो। मैंने कहा, बहरहाल हमने इन्हें जहन्नम में भेज दिया है। अगर वाकई ये सीक्रेट सर्विस के आदमी थे तो हमें आगे बेहद एहतियात की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सीक्रेट सर्विस तुम्हारी सरगर्मियों से बाखबर है। मैंने उठकर कॉरिडोर में दाएं बाएं देखा। कॉरिडोर खाली था। मैंने दरवाजा बंद किया और पोशाली से कहा, यहाँ मेरी निगरानी का ज्यादा इम्कान नहीं है, क्योंकि लंका की हुकूमत मेरे ख्याल के मुताबिक मुझसे बाखबर नहीं है। ज्यादा इम्कान इस बात का है कि ये हिंदू तमिल तखरीबकारों की तंजीम के आदमी हो। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया हो और अब ये तुम्हारे साथ मुझे भी अगवा करके ले जाना चाहते हो। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई थी। कोलंबो शहर करीब आ रहा था। ये उसके मज़ाफात का कोई स्टेशन था। ट्रेन थोड़ी देर बाद रुक गई। हमें खदशा था कि कहीं हमारे कंपार्टमेंट में कोई मुसाफिर ना जाए। अगरचे वहां फर्श पर
पर खून बज़ाहिर नजर नहीं आता था, मगर गौर से देखने पर वहां खून के 3 धब्बे दिखाई दे सकते थे।